अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, इंसाफ के हुसूल के लिए हमने अक्सर व बेशतर एक आम आदमी को दरबदर की ठोकरें खाते अक्सर देखा है और ये सिलसिला अक्सर औकात सिर्फ साल साल नहीं चलता, बल्कि ये बात अमूमन कई केसेस में 2 दिहाइयों तक जा पहुंचती है, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिल पाता। ताहम इसके बरक्स अगर हम ट्रैफिक सार्जन कत्ल केस का मामला सामने रखें कि वर्दी में मलबूस शख्स जो अपनी फराइज के अंजाम दही करता सफेद गाड़ी से कुचला गया, हाल उसका भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वाक़े की डिटेल्स और इस पर सवाल हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में करेंगे और इस पर बहस करेंगे कि क्या वजह है ये मामला जिस तरह से आगे पहुंचा है और जिस तरह से आज उसका फैसला सुनाया गया है, क्या आम केसेस में भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कल कराची के अवाम की दादरसी के लिए पहुंचेंगे कराची, और ऐसे में पीपल्स पार्टी समेत कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स और खुद अवाम को उन्हीं से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बिलावल का इस बार ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म 2 साल में पहली बार कराची के लिए संजीदा नजर आ रहे हैं और पीटीआई के लोगों का इस दौरे से मुतालिक बड़े बड़े दावे, क्या ये सब सच होने जा रहा है। वाकई में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची वालों के लिए इस बार जो है बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता रखी जा सकती हैं। और फिर आखिर में बात मुत्तहिदा अपोजिशन की APC की, जिसका वेन्यू इस बार बिलावल हाउस है। क्या ये मकाम इस बात की तरफ इशारा है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत मुखालिफ तहरीक को खुद से लीड करेंगे। इस पर बात के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नासिब चौकताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। इनका पर्सनल तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी, सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी इनका पर्सनल तज्ज़ियाकार बतूल राजपूत साहिबा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े के हवाले से जो कि पेश आया एक सार्जन कत्ल केस के हवाले से। ट्रैफिक सार्जन कत्ल केस, साबिक रुकन असम्बली मजीद अचकज़ई साहब को आज इस केस में बरी किया जा चुका है और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है और इस पार्टी के रहनुमा को अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर अताब मोहम्मद को दौरान ड्यूटी गाड़ी तले रोन दिया गया था, जिसकी फुटेज भी मौजूद है और अब से कुछ देर पहले उसके विजुअल्स स्क्रीन पर देखे भी। लेकिन इससे पहले जब हमने देखा कि गिरफ्तारी का सिलसिला होने वाला था तो कहा जा रहा था कि ये मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन जो ही ये CCTV फुटेज मंजर आम पर आती है तो ये जो मुकदमा था वो साबिक MP के खिलाफ दर्ज किया जा चुका था। हमने देखा कि इसमें पेशरफ्त हुई और आज केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। लेकिन नासिब चौकताई साहब, क्या आम आदमी को इस निज़ाम से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए, जिसमें हम वर्दी वाले के अगर हवाले से बात करें उसको इंसाफ नहीं मिला इस केस में? ज़रिया, बहुत ख़तरनाक सवाल है आपका और मैं कोशिश करूँगा कि अपने ऊपर काबू रखूँ, अपनी ज़बान को लगाम दे के रखूँ मैं, क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल है। बात यह कि वर्दी वाला एक वर्दी वाला नहीं था, ये एक इंसान था, एक ख़ानदान का सपोर्टर था, ख़ानदान को चलाता था, इसके बच्चे थे, सब देखा है मैंने पूरा, बल्कि इसको ख़ुद मैंने मॉनिटर भी किया, ख़ुद मैंने इसको ब्रॉडकास्ट भी कराया और इसकी CCTV फुटेज फुल डे चली है, पूरे दिन चली है। और जब उनसे पूछा गया चकजई साहब से, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ख़ानदान के आदमी हैं, इतने बड़े ख़ानदान के आदमी कि 22-23 अफराद उनके बड़े बड़े ओहदों पर हैं, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी मेरी है, ड्राइवर चला रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं चला रहा था। इतना डट के उन्होंने बात की थी और इतनी ईमानदारी से उन्होंने बात की थी, और जिस तरह मारा था वो भी आप देख ली किस तरह मारा उन्होंने, तो वो भी एक ज़ालिमाना कबायली अंदाज़ था। और ये कबायली अंदाज़, ये ज़ालिमाना अंदाज़ हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। असल में ये केस और भी बहुत से केस, इंतज़ार केस हुआ, कराची में एक बलोच लड़का था, उसको मारा गया, खेल में मारा गया उसको। ये सब इंसाफ बनाम इंसाफ के बाने में आएगा कि इंसाफ ही मुद्दई है, इंसाफ ही मुद्दा अलह है। किसे मुनसिफ करें, किससे मुनसिफी चाहें, ये सवाल किया गया था। तो ये मुनसिफ जो इस तरह बरी कर देते हैं, जो कहते हैं कि ये सारंगी का खेल है, इसको मैं यूँ ट्वीट कर दूँ आवाज़ हल्की हो जाएगी, यूँ घुमा दूँ आवाज़ तेज़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद फ़ैसले करें, तो इनके फ़ैसलों पर ये मुआशरा कैसे यकीन करेगा। ये मामला जिसमें नामालूम अफराद को मुलज़िम बनाया गया था, ये जानते बूझते हुए
कि मजीद अचकज़ई साहब ने ईमानदारी के साथ कहा था कि मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी मेरी है। कहते हैं कि सबूत नहीं मिला। सबूत किस चीज़ का चाहिए आपको? सबूत मकतूल को लेकर आएँ, मकतूल से कहें कि आके बयान दें। ये होगा, अगर ये होगा तो ज़बान खंजर जो है वो चुप नहीं रहती, वो खुद गवाही देती है। ये निज़ाम जो है इसका इंसाफ का भी तहबाला हो चुका है, इसकी मैशत भी तहबाला हो चुकी है, इसका समाजी ढांचा भी बैठ चुका है। इसके हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ अब एक इनकलाब की ज़रूरत है, जो जब भी आएगा, मुझे पता है आएगा, जब भी हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, लेकिन इस मुल्क को, इस कौम को, इस नस्ल को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। आगे अदालतें मौजूद हैं, जाएं वहाँ अपील करें, समाजी इदारे इनके साथ होंगे, हम लोग इनके साथ होंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते यार कि कोई वर्दी वाला हो या बग़ैर वर्दी वाला हो, उसको उठा लिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको टक्कर मार के कत्ल कर दिया जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ पूरे मुआशरे को इस बारे में बात करनी चाहिए और फुल अदालती सपोर्ट भी करनी चाहिए और समाजी सपोर्ट भी करनी चाहिए। जनरल साहब, नासिर भाई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वर्दी वाला अगर था भी तो वो सबसे पहले एक इंसान था, लेकिन अमूमी तौर पर हमारे माशरे में ये तासुर आता है कि फलाना बंदा फलाने ओहदे पर है तो उसकी ज़रा पावर है। क्या इस वर्दी की भी पावर नहीं थी? जिस तरह से आज ये फैसला सुना दिया गया, अब आने वाले दिनों में इस निज़ाम से एक आम आदमी कोई होप रख सकता है, कोई तवक्को है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब मसला वर्दी वाले का नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। ये हमेशा ही आम इंसान का, आम पाकिस्तानी का, एक गरीब आदमी का मसला रहा। जहां इक़्तिदार के नशे में चूर लोग या दौलतमंद जिनके वसाइल बेतहाशा है कि वो निज़ाम को खरीद सकते हैं, या असर रसूख रखने वाले वो लोग जो निज़ाम को मफलूज कर सकते हैं, ये उनके दरमियान और एक आम पाकिस्तानी का मसला है। ये तो आपने बेशुमार दफ़ा देखा कि पुलिस खुद जुर्म में मुलव्वस और आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सका। ये आपने साहिवाल का आपको वाकया याद होगा, आपको मॉडल टाउन का किस्सा याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी बिल्कुल वहां पे कीड़ों मकोड़ों की तरह मारे गए लोग, और पुलिस अपने इंसाफ से, हमारे इंसाफ के निजाम से बच निकली। इंसाफ का निजाम कमजोर है, वो तो सबको पता ही है। वो हमारा निजाम बड़ा बड़ा अजीबोगरीब किस्म का निजाम है, जिसे बाहर के मीडिया तो पता नहीं क्या क्या उसको बुरा भला कहते हैं। हमें भी पता है कि यह डिलीवर नहीं करता, लेकिन माशरे का क्या करें। अब यहां पे भी यानी पुलिस से इंसाफ नहीं मिल सका अगर मॉडल टाउन में, पुलिस की वजह से इंसाफ नहीं दिया जा सका अगर साहिवाल में, तो यहां भी पुलिस की वजह से ही उनके एक आदमी को इंसाफ नहीं मिल सका। केस तो पुलिस ने प्रेजेंट करना था, केस तो शवाहिद लेके पुलिस ने आने, उसका अपना डिपार्टमेंट उसके साथ वफादारी नहीं कर सका। तो दुख तो इस बात का है कि जिस महकमे ने उसके साथ वफादारी निभानी थी, उस महकमे के लोग उस शख्स के घर जाके उसके बच्चों को, उसकी बीवी के ऊपर, उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। उनको कहते रहे कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पैसे वैसे ले लो तो जान छोड़ो, वरना वो इतना बड़ा आदमी है, क्या बिगाड़ लोगे उसका। ये वो चीजें जो पुलिस वाले खुद करते रहे वहां पे। तो हकीकत वही है कि पुलिस जो है वो जब भी मुलव्वस होगी, वो आपको इंसाफ उस जगह पे नहीं मिलेगा। हम ये वर्दी वाले की बात करें, वर्दी वाला वो नहीं, वर्दी वाले वो थे सारे जिन्होंने इसके साथ वफादारी नहीं निभाई। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें इस निजाम से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट या इस डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ ना कुछ नहीं, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये निज़ाम बिल्कुल फरसूदा और गला सड़ा है। इंसाफ नाम की चीज ही कोई नहीं है। ठीक है, और ये पुलिस भी इसी ही निज़ाम का एक हिस्सा है। मुना, आपकी राय इस बारे में क्या है? जनरल साहब ने हवाला दिया जैसे पुलिस का कि उस डिपार्टमेंट को ही इस केस को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए था कि जो भी मुल्जिम था वो कैफिर किरदार तक पहुंचता। ज़रियाब भी जनरल साहब ने कोई 2-3 मिसालें दी हैं, मैं उसमें इजाफा करती चलूँ। रेवन डेविस का केस आप याद कर लें, किसको इंसाफ मिला, क्या हुआ। अयान अली का केस आप याद कर लें, वहाँ पर जो रिसर्च, जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर था
पूरी उसकी फैमिली इंसाफ की दुहाइयाँ देती रही, इंसाफ मांगती रही। जिस तरह से उसको सस्पिशियसली कत्ल किया गया, किसी को पता नहीं। बल्दिया फैक्ट्री में सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, जिंदा उनको आग में झुलसाया गया। कोई दूसरी कहते हैं दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती जैसे बल्दिया फैक्ट्री केस है। तो वो भी मिसालें हमारे सामने हैं। ये मजीद अचकजई साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये वो लोग हैं, वो कबायली हैं जो अपनी ज़ात, ये इतना अपने हवाले से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, इनको इतने अपनी खुद से अपने आप से, अपनी ज़ात से इनको इतनी मोहब्बत होती है कि ये दीगर इंसानों को अपने अलावा और अपनी ज़ात के अलावा कीड़े मकोड़े समझते हैं। वही मिसाल नज़र आई थी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरी भी नहीं, एक तो कत्ल ऊपर से सीना जोरी। के जब ये वाक़या हुआ, पूरा वाकई काफ़ी दिन तक, काफ़ी रोज़ तक इसकी सीसीटीवी फुटेज हर जगह चलती रही। हम सबके अपने मोबाइल फोन हमारे हैंडसेट्स में मौजूद थी, सोशल मीडिया पे फैली रही कि किस तरह से विद इन मतलब विंक ऑफ अ सेकेंड किस तरह से कि एक पुलिस सार्जेंट जो अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, हम उनको वैसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बात इस बात के अलावा कि वो एक इंसान था और एक इंसान की जान गई है। किसी भी इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें ये पुलिस वाले, ये खास तौर पर ट्रैफिक जो एहलकार हैं, कितने मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटीज़, सख्त तरीन ड्यूटीज़, कम तरीन तनख्वाहों में ये लोग सर अंजाम देते हैं। और इनका जब उस ड्यूटी के दौरान भी ये हशर होता है तो उनके उस गम का, उस तकलीफ का कोई अजाला नहीं। ये हमारे सामने जिसे कहते हैं, मैं कहती हूँ एक ब्लैटेंट तरीन वायलेशन है कानून की, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं कानून की। और ये जो मजीद अचकजई साहब हैं और पूरी जो पीके मैप ये पार्टी है, इनका ताल्लुक क्योंकि उस वक्त की हुकूमत में थे, उस वक्त की हुकूमत के साथ, इस वजह से भी इनको काफ़ी कवर मिले थे। लेकिन अभी भी आप इनसे बात कर लें या इनकी खुसूस जमात से बात कर लें, ये लोग वो है जो रियासत को गालियाँ देते हैं, कौमी इदारों को गालियाँ देते हैं। इनको आप कोई भी इंसान इनको अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने आप के या अपनी जमात के, लेकिन इनके अपने पास जो इनके इंसाफ की तकाजे हैं वो हमारे सामने हैं। ये अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते कि ऐसी पिछड़ी हुई सोच है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उस वक्त के सरबराह भी थे माशाल्लाह से मजीद अचकजई साहब, और इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का आप आलम देखें कि एक इंसान को इन्होंने कत्ल किया है दिन दहाड़े, अंडर ब्रॉड डे लाइट इन्होंने एक मासूम को कत्ल किया है। एक ट्रैफिक वार्डन जो इतने मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है उसको कत्ल किया है, और ये फिर चौड़े होकर घूम रहे हैं जैसे इनको कोई तमगा मिला। मैं कहती हूँ ये शर्म से भी कोई गिरा हुआ अगर मकाम है तो वो। सिद्दीकी साहब, आप खुद भी एक सहाफ़ी हैं और 2017 का ये वाक़या है, यकीनी तौर पर इस वाक़े से आपको भी बहुत सारे मालूमात का, बहुत सारे पहलुओं के बारे में आगाही होगी। आज का जिस तरह से फैसला सामने आया, मुल्जिम कोई भी था, निज़ाम से इंसाफ की तवक्को एक आम आदमी रख सकता है, उसे रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रिया। जब से मैंने ये खबर और ये फैसला सुना था, मेरा दिल खून के आंसू फिर रो रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें आती रहती हैं और हमारा दिल जो है वो दहलता रहता है। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल रखा ताकि हमें कुछ ना कुछ अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। एनबीसी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे मौक़ों पे ज़बान को लगाम देनी पड़ती है। दिल तो बहुत कुछ कहने को करता है लेकिन मजबूरियाँ होती हैं। आप ये देखें कि ये एक गरीब वर्दी वाला था, जैसे आपने वर्दी का जिक्र किया, यहीं पे कोई अमीर वर्दी वाला, कोई डीआईजी या कोई आईजी होता तो हालात दुरुस्त होते। बिल्कुल जनरल साहब ने सही निशानदेही की कि ये तो काम पुलिस डिपार्टमेंट का था, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट भी कहाँ से ऐसे ताकतवर लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। बलूचिस्तान में तो वैसे ही आपने देखा फोर्सेस के ऊपर अटैक भी होते हैं, और ये अपना चोरी और सीनाजोरी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने अपने दबंग तरीके से बताया कि गाड़ी भी मेरी थी, चला भी मेरा था। दूसरा मैसेज ये था कि कर लो जो करना है मेरा। अदालतों का मामला ये है कि अदालतें जो है वो सबूत और गवाहों पे चलती है, लेकिन जब अदालतों में सबूत और गवाह ही नहीं पेश किए जाएंगे तो फिर जज साहिबान क्या करें। उनको तो ये दोनों चीज़ें देख के फैसला करना पड़ती है। हमारे मुल्क में बिल्कुल ये ताकतवर का मुल्क है और गरीब जो है वो बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, किसी का भी दौर हो, अयूब साहब का दौर हो, भुट्टो साहब का दौर हो, मुशर्रफ का हो या आज का दौर हो, गरीब की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस मुल्क में यही होता चला आएगा और चला जा रहा है। ये जब तक कोई इनकलाब नहीं आता, जैसे एनबीसी ने कहा, इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। और दूसरी मैं जरिए आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये गरीबों के लिए, हारियों के लिए एक पैगाम भी होता है
कि अगर हम कत्ल भी कर देंगे तो कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, तो बाकी भी जो उस इलाके के गरीब लोग होते हैं, हारी होते हैं, इनके वोटर्स होते हैं, वो भी डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने इतनी बड़ी मिसाल होती है कि साई ने तो ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी के नीचे दे दिया और उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसको कोई सजा नहीं हुई, तो एक ये दूसरों को पैगाम भी दिया जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे मुल्क का ये निज़ाम बिल्कुल तब्दील होने वाला है, इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए, और जब तक इस गरीब आवाम को इस मुल्क के अंदर कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यही मामले चलते रहेंगे। ये मुल्क सिर्फ अमीर के लिए, अमीर अगर जुर्म करता है उसको सजा होती है, उसके बाद वो अस्पताल में दाखिल हो जाता है, उसके बाद वो लंदन पहुंच जाता है, तो ये अमीरों का मुल्क है जहाँ पे अदालतें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी बतूल, अब तक की जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल सामने आई हैं वो एक से बढ़कर एक है। आज का वाक़या भी उन्हीं मिसालों में से अब एक शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बात फिर वहीं से आ जाती है हमारे निज़ाम इंसाफ की। हाँ, मौना ने काफ़ी मिसालें कोट की हैं, उसमें एक मिसाल एक और ऐड कर लेते हैं। कराची में सरफराज कत्ल केस था, आपने देखा होगा, उस बच्चे को मार दिया और उसका क्या हुआ उसके बाद। ये सिर्फ हम लोगों की बेरहमी को साबित नहीं करती, लेकिन इस बात को भी शो करती है कि हमारा निज़ाम कमज़ोर है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अदालत ने कहा है कि लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस नहीं। अब हिट एंड रन केस में आपको कितनी एविडेंस चाहिए? अगर एक बंदा एक शख्स को कत्ल करके इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो एक बात की बात है, लेकिन एक हिट एंड रन केस की टेक्निकलिटीज़ आपको पता है, उसमें आपको किस नौइयत की एविडेंस चाहिए? मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि आपको मैक्सिमम क्या एविडेंस चाहिए। और दूसरा ये कि अगर वर्दी वाले को, तो आप ये तो चेक करें कि वो वर्दी वाला किस रैंक का था। हमारे मुल्क में ये भी डिपेंड करता है कि किस रैंक का है। तो हम सिर्फ सार्जेंट, एक ओहदा सार्जेंट की बेस पे इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसी भी वर्दी वाले को इंसाफ नहीं मिल सकता और किसी भी सिविलियन को इंसाफ नहीं करता। हमें इसे पर्टिकुलराइज करना पड़ेगा कि ये गरीब वर्दी वाला है, गरीब सिविलियन, ये निज़ाम गरीब सिविलियन और गरीब वर्दी वाले के लिए कमज़ोर है। आपने देखा कि एक एक्स वर्दी वाले ने जब इस्तीफ़ा देने की कोशिश किया तो उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। हालांकि गवर्नमेंट का ये एक क्राइटेरिया था जब वो अपोजिशन में थे कि अगर किसी पे इल्ज़ाम भी उठेगा तो वो मॉरली बाउंड है कि रिज़ाइन करे, और जब रेजिग्नेशन आता है, अगर एक ताकतवर शख्स की तरफ से आता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इंसाफ मुझे लगता है कि बड़ा सेलेक्टिव इंसाफ है हमारे मुल्क में, जनरलाइज नहीं कर सकते सिविलियंस और वर्दी वालों को, है ही नहीं। ठीक है, एक मिनट में जरा एक बात करना चाह रहा हूँ। जरिया जी जनरल साहब, जी मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि हमारा तबसरा भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सरफराज की एग्जांपल दी है वो बिल्कुल गलत है। सरफराज के मामले में आदमी को सरेंडर किया गया, उस पर 1 महीने के अंदर अंदर मुकदमा चला के उसको सजाए मौत दी गई और वो 4-5 साल जेल में रहा। सजा हुई है। फिर उसके माँ बाप से बातचीत करके उसने उनको अदा करके, वो जो दियत होती है वो अदा करके, तो वो उसकी जान छूटी, पता नहीं रहा हुआ या नहीं, लेकिन उसका मवाजना किसी और केस से किया नहीं। मुझे कोई बता दे। मैं मवाजना नहीं करी, मैं सिर्फ वो जो बेरहमी की मिसालें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं सर, उसमें ऐड करी कि ऐसे बिहेवियर बहुत कॉमन हो गए। बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है। और दूसरा, झूठ जो है वो फिर फैलता नहीं है ज्यादा, उससे बदमज़गी होती है। अच्छा, मेरा तो सिर्फ एक मिसाल उसमें ऐड करी थी और वो बेसिकली बेरहमी की। हम एटीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं सर, अगर सिस्टम डिस्कस करेंगे तो फिर तो इस प्रोग्राम में 5वां सवाल पे डिस्कस हो रहा है कि आपका एहतसाब कमजोर है। इस मिसाल में ही गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बंदा सरेंडर किया, उसका केस चला, चीफ जस्टिस ने कहा जी 1 महीने के अंदर। दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू सर, आई प्रेजेंटेड माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे लिए कोई ठीक है, पॉइंट आप दोनों के आगे। एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट कमेंट एनबीसी पे मुझे इम्पोज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मी। दिस इज देखिए, हम एक बहुत अच्छी डिबेट कर रहे थे। हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं। इंसाफ, मेरा कॉन्टेक्स्ट ही और था सर, कॉन्टेक्स्ट ही और था। ठीक है जनरल साहब, पॉइंट आ गया, मैंने ऐड कर लिया एनबीसी को प्लीज। आई नो दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, मैं ही अर्ज करता जनरल साहब, मेरी बात सुन ली प्लीज़, कि ये मसला वर्दी गैर वर्दी और ये लुंगी वाले या धोती वाले या शलवार कमीज़ वाले या पजामे वाले का नहीं है। ये मसला बुनियादी तौर पर इंसाफ का है। मैंने कहा इंसाफ बनाम इंसाफ है। अब मैं आपको कितनी मिसालें दूं इस बात की कि अदालतों ने इंसाफ दिया और वुरसा पैसे लेके भाग गए। कराची का इलाका डिफेंस
यहाँ एक बरखुरदार ने बज़ो खुद जागीरदार ने खेल खेल में अपनी गन चला दी, एक बच्चा मर गया, शाहरुख मर गया, उसके बाद उसको सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई उसको, उसके बाद उसको सज़ा हुई, और उसके बाद उनके ख़ानदान ने पैसे लिए और ऑस्ट्रेलिया चले गए और माफ़ कर दिए, जाओ हमने अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया। भाई दियत ये नहीं होती है, दियत ये नहीं होती है। कहा गया कसास लो, अगर कसास लोगे तो तुम्हें निजात मिल सकती है। दियत ये नहीं होती कि रिश्वत होती है। तो हमारे यहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे मुआशरे में बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं। मैंने कल भी कहा था दीमक लग गया है इसको, हम शरीयत के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं, और वो चले गए और उसको छोड़ने का हुक्म हुआ। फिर हम लोगों ने हंगामा किया, पूरा केस हम लोगों ने चलाया था, हम लोगों ने हंगामा किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस बंदे को कैद रखा जाए। वो अभी भी कैद के अंदर है। चलिए, अफसोस के साथ कि हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात पर इत्तफा रख रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ से इंसाफ की तवक्को नहीं रखी जा सकती और रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मायूसी कुफर है। मैं यही कहूँगी, अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं अदालतों में, और बहुत से लोगों को हमारे निज़ाम अदल से अभी भी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उन्हें लगता है कि उनके प्यारे जो हैं वो कैदों से रिहा हो जाएंगे और बहुत सारे जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से अपने अंजाम को पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बात करते हैं। ज़रा कराची वालों के साथ इंसाफ होने जा रहा है या नहीं, उस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके सरबराह और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल कराची का दौरा कर रहे हैं, और उनके दौरे से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जो उनके मुखालिफ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, इस बार तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के आने में और उनके रवैये में थोड़ी संजीदगी दिखाई दे रही है, वो भी 2 साल के बाद। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। आपने हर पाकिस्तानी का मदद करना है, हर सूबा का मदद करना है, शहर का मदद करना है। जैसे ही इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेगा, वो कराची का पैकेज का हम सुन रहे हैं, जो भी सैलाब से मुतासर इलाके हैं, चाहे वो कराची हो, उमरकोट हो, बदीन हो, मीरपुर ख़ास हो, हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ, सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। चलें, 2 और यहाँ पे पॉइंट्स है, जरा वो भी मैं यहाँ पर कोट कर दूं। बिलावल साहब ने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करेगी, अगर विफाक भी इतनी या दुगनी रकम दे तो इनकलाब आ जाएगा। दूसरी तरफ हम शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब नजीब हारून साहब का बयान। वो ये कहते हैं कि कराची में 1000 अरब के पैकेज का ऐलान करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और 1000 अरब रुपए 3 साल में खर्च किए जाएंगे। एनबीसी, आपके शहर की किस्मत खुलने जा रही है, लगता है कल के बाद प्राइम मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं, बताइएगा आपकी भी उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और आम आवाम भी शामिल है? देखिए, मेरे शहर से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर इसकी किस्मत खुलेगी तो मुल्क की किस्मत खुलेगी, इसकी पोर्ट खुलेगी, इसकी स्टील मिल खुलेगी, इसकी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, इसके रास्ते खुलेंगे, इसकी प्रोडक्शन खुलेगी, इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जब ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान की जीडीपी और में बड़ा इजाफा होगा। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, पुरुम्मीद मैं रहता हूँ, आपको पता है, मैं मायूस नहीं होता। मैं मायूस तो आज भी नहीं हूँ जब मजीद बुल्लोच को, मजीद अचकज़ई को बरी किया गया है कि मुकाफ़ात अमल होगा, मुकाफ़ात अमल होगा। मैं आज कह रहा हूँ तो 800 खरब और 8 खरब और 8 खरब 16 खरब तो यही हो गए। ये इसमें 10 खरब का पैकेज है जो बता दिया गया सिंध गवर्नमेंट को, और उनको एतमाद में लिया गया, मेरा ख्याल है, मेरी इत्तला ये कहती है। और ये आज से नहीं, 3 रोज़ पहले से बातचीत चल रही है। और पीपल्स पार्टी का मसला ये था, वो कहते थे कि कराची को रीबिल्ड करना है, कराची को एक बार फिर हब बनाना है, एक्टिविटीज़ का भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं हो रही हैं। और साथ साथ सिंध में जो तूफ़ान और तबाही आई है, जो सैलाब आया है, मैं बताता रहा हूँ बार बार आपको, दादू में, जूही में, सेवन में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, 4 तक चले जाएँ आप, थर के इलाके में चले जाएँ आप, थर में सैलाब आ गया, कितनी बड़ी बात आप देखें अल्लाह ताला की तरफ से। तो उनके इलाक़ों को बहुत नुकसान पहुँचा है। वहाँ भी 600, मीरपुर ख़ास पे 500 मिलीमीटर बारिश, आप अंदाज़ा लगाइए। एक ऐसा छोटा सा शहर, उसमें इतनी छोटी, आम के लिए मशहूर है वो शहर। तो 1000 अरब का ये पैकेज है, जिसमें कराची
के साथ साथ सिंध के दूसरे इलाके भी शामिल हैं, यानी पूरा सिंध शामिल है इसके अंदर। रिलीफ पैकेज है इसके अंदर, ये शॉर्ट टर्म है, ये मिड टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। मैं फिर आपको वापस ले जाऊं आर्मी चीफ के बयान की तरफ कि हम 3 साल में कराची के शहरियों को तमाम सहूलतें फराहम कर देंगे, गैस, बिजली, सड़क, बेहतर इकनॉमी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 3 साल का ये पैकेज है, और ये पैकेज इस तरह का है कि जिससे एक बड़ा फ़ायदा होगा अगर इसको पॉलिटिकलाइज नहीं किया जाए, अगर इस पर पीटीआई कराची के लोग हल्लाशेरी ना करें, बलवा ना कर दें कि हम खैरात दे रहे हैं। हम आप खैरात वरात नहीं दे रहे यार, आप खैरात लेते हो हमसे। दूसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिलावल के जो बयान की आपने बात की है, तो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिलावल ने कोरोना के आने पर क्या कहा था, वो याद कर लें कि प्राइम मिनिस्टर लीड करें, हम उनके साथ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कराची में लीड करें, सब उनके साथ होंगे। जनरल साहब, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का अनाउंसमेंट होने वाली है कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे वो? जरा तवक्को की जाती है और तवक्को करनी चाहिए। जैसे एनबीसी भी खुशफहमी में मुबतला, मैं भी हो जाता हूँ कुछ देर के लिए, कि जरूर अच्छा होगा और अच्छा करेंगे और करना चाहिए। कराची अहम है, मेरे ख्याल में सिंध, पाकिस्तान के हर खित्ता, हर जगह जहां भी कोई बसता है पाकिस्तानी, वो बहुत अहम, उसी तकलीफ दूर करने का काम करना चाहिए। अगर सिंध के लिए भी पैकेज दे सकते हैं तो देना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी उनको करना चाहिए कि बिलावल हाउस में जो एपीसी कर रहे हैं और तहरीक चलानी है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ, उसका भी कुछ, उसके लिए भी पैसे दे जाए इनको, कि ये भी आपने खर्चा करना होगा। आखिर तहरीक चलानी है आपने, एक तरफ हुकूमत को सुबह से लेकर रात तक जलील करते रहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम साथ चलेंगे। तो भाई ये ताबन होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। जो इस तरह के आप काम करेंगे तो हुकूमत के साथ आप नहीं चल रही, ये मुनाफकत है, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस वक्त मुनाफकत से निकल के तावन का रास्ता लेना चाहिए, और सिंध के अवाम का, कराची के लोगों का जो हशर हो चुका है उस पर सोचना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कौम के लिए ये शर्म का मुकाम है कि जो कराची में बीती लोगों से, और जो सिंध में भी जहां जहां बीत रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हर तहरीक में, हर मसले में, जब भी जल्जला आया, भूचाल आया, लोगों को पनाह दी है, यहाँ पे लोगों को मदद की है कराची वालों ने, सिंध वालों ने। मुझे याद है कि 1973 में कितना जबरदस्त फ्लड आया था कि सब कुछ सेंट्रल पंजाब बह गया था, लेकिन सारे लोग आके इधर कैंप लगा के बैठे। इधर कराची में चूंकि फ्लड नहीं था, लोग कराची और सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में आए और इन्होंने बड़ी अच्छी तरह देखभाल की। लोग वहां रहे और कई कई महीने रह के गए। जब उनके इलाके बहाल हुए फिर वो वापस गए। तो हर खित्ता अपने लिहाज से आज ये जगह आपकी कराची और सिंध के लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं। ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इनके लिए काम करें, तो हुकूमत पाकिस्तान का तो पहला फर्ज है। तो मैं तवक्को करता हूं कि कल एक अच्छा पैकेज अनाउंस करेंगे और फिर ये सारे मिल के काम करेंगे। अगर उसमें भी मीन मेख निकाली और ये इन्होंने इत्तफाक राय से काम ना किया तो पैसा खाया पिया जाएगा। ठीक, मुन्ना, पैकेज तो अनाउंस हो जाएगा जिसकी तवक्को जनरल साहब को है और हमें भी है, लेकिन 3 साल के अंदर इन उम्मीदों पर पूरा उतरना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उतरेंगे वो? बिल्कुल जरियाब, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहती हूँ कि आपके जो पहले वाले सवाल पे जाहिर है हम सब के दिल जले हुए हैं, हम सब बहुत हर्ट हैं हमारे जुडिशरी और लीगल सिस्टम को लेकर। बहुत नाइंसाफियाँ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इस पूरे बात को रैप अप किया था कि हमने मायूसी नहीं फैलानी है। मैं कतन इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि हम ऑन एयर बैठकर लोगों के जहनों में मायूसी डालें। बहुत लोग उनको उम्मीद है अपना जिंदगी भर का सरमाया लीगल सिस्टम में और केसेस अपने लड़ने में, इंसाफ की तगोदों में लगा देते हैं, उनको मैं मायूस नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सेकेंड यू देर जहाँ तक कराची की बात है, बिल्कुल उनको भी मायूस कराची के शहरियों को, कराची के वासियों को अब जाकर नहीं करना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इम्प्लीमेंटेशन, इस पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन, इसके खदोखाल, जब तक ये चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, जब तक इनके ऊपर क्लैरिटी नहीं आती, तो पैकेज इटसेल्फ पैसा मसले का हल नहीं है, पैसे की असल डिसबर्समेंट मसले का हल है। पैसे को प्रायोरिटाइज करके ठीक तरीके से डिसबर्स करना वो मसले का हल है, वरना पैसे की माशाल्लाह से शहर कायद को कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो शहर है जहाँ पर आप देखें हर कोई इधर इसको सिर्फ इस चक्कर में ओन करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर एक फरावानी है पैसे की, रेवेन्यू की, कैपिटल की,
तमाम इतराफ से। तो ये पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तो बात मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहती हूँ। नजीब हारून साहब बड़े एक अच्छे लीडर हैं और बड़े एक अच्छे सियासतदान हैं, पीटीआई के पायनियर्स में से एक हैं और उन लोगों में से हैं जो कि सख्ती से चाहते हैं कि उनकी जो जमात है, जिनकी अभी मौजूदा हुकूमत है, वो अपने मैनिफेस्टो पर कायम दायम रहें, अपनी फाउंडेशन पर कायम दायम रहें। तो लिहाजा आपको याद होगा नजीब हारून साहब तो इवन प्राइम मिनिस्टर से भी गिला कर चुके हैं इससे पहले, और कराची के ही मामला पर उन्होंने किया है। अब एक बड़ी मेजर किस्म की आइस मेल्टिंग है जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुझे खैर गिला भी होता है इस बात का कि हमारे मुल्क के तमाम जो सियासतदान हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी और अपने मैंडेट को तब तक रियलाइज नहीं करते हैं जब तक उनको आकर कोई बोले नहीं कि वो खुदा के बंदो, खुदा के लिए प्लीज गेट बैक, थोड़ा सा आप होश के नाखून लें, कोई इसके ऊपर ध्यान करें, कोई तवज्जो दें। ये कौमी इदारे बीच में आए, इन्होंने सबने मिलकर साथ बिठाया है, पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, एमक्यूएम, जितने स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, इन सबको साथ बिठाया है, सख्ती से कहकर। इवन जो चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि गुलजार अहमद साहब का ताल्लुक भी कराची से है, उनकी खास तौर पर खुद भी बजाते खुद भी बहुत दिलचस्पी है शहर कायद में। आपने पेज की बात की मोना, मैं आपकी बात को यहीं पे कंक्लूड करूंगी कि जैसे वफाक के बारे में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इदारे और वज़ीर आज़म एक पेज पर हैं, उम्मीद करते हैं कि कराची के मामले पर भी इदारे, प्राइम मिनिस्टर खुद और पीपल्स पार्टी एक पेज पर होगी। सिद्दीकी साहब, कराची के अवाम ने पर ही है, बिल्कुल कराची के अवाम ने बड़ा सहा है। सिद्दीकी साहब, कल कुछ होने जा रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि वो तवक्कुआत पूरी होंगी? देखिए ज़रियाब, जब नेशनल क्लाइमेटीज आती हैं तो उसमें जो हुकूमतें वक्त होती हैं उनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं होता, लेकिन उनका ये जिम्मेदारी होती है कि नेशनल क्लाइमेटीज के बाद वो आवाम को क्या रिलीफ देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ, जब कोरोना वायरस आया है तो यहाँ पे हुकूमत ने जो लोग बिजनेसेस कर रहे थे और बिजनेसेस बंद हो गए थे और जो टैक्स पे कर रहे थे, उनको 1 क्लिक के ऊपर 10 से 50,000 पाउंड तक उन्होंने उनको अदा किया। अभी जब कोरोना का वायरस यहाँ कम हुआ तो उन्होंने कहा लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, आधे पैसे गवर्नमेंट देगी और आधे पैसे आप कस्टमर से ले। मतलब गवर्नमेंट का काम होता है कि जब नेशनल क्लाइमेटीज आ जाती है उसके बाद फैसिलिटीज दें। बिल्कुल कराची पाकिस्तान की शहर आ गए, वहाँ पे हमेशा ज्यादती हुई। बिल्कुल जिस तरह मेरे साथियों ने कहा कि पैसे का मसला नहीं है, कराची वाले बड़े फराग दिल और बड़ा दिल रखते हैं, वो खुद पैसा जमा करके दे सकते हैं। बात तो ये कि उसको काम किया जाए, वहाँ पे कोई ना कोई जो है वो वहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई जाए पूरे सिंध के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कराची का प्राइम मिनिस्टर भी नजर आ रहा है कि वो कराची के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनको पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नजर आना चाहिए, हर जगह दौरे करने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ने जिस तरह बयान दिया, तो क्या ही अच्छा हो कि बिलावल साहब इमरान खान को एयरपोर्ट रिसीव करने भी चले जाए। वो बयानात तो बहुत देते हैं लेकिन उसका अमल दखल कोई नजर नहीं आता। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर कोई वफाकी गवर्नमेंट पैकेज देने आ रही है तो उसके अलावा भी जो है 18वीं तरमीम के तहत इनको पैसे बहुत सारे मिलते हैं। कहाँ पे नजर आ रहा है? कराची का डिफेंस जैसे इलाके तक डूबे हुए। कोई ऐसा इलाका मुझे बता दे जो बच गया हो जहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बेहतर इनसे परफॉर्म कर रही हैं। तो ये बात यह है कि कराची के मसाइल बड़े अरसे से चल रहे हैं। जब तक आप शहर को दुरुस्त नहीं करेंगे, वहाँ पे खुशहाली नहीं लाएंगे तो बाकी मुल्क में आप खुशहाली कैसे लेके आएंगे? तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे, वो कराची में जा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, सबका ताल्लुक पाकिस्तान से और कराची से। इन सब को मिलकर कराची के लिए काम करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो काम नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बानी कलामी नहीं, इस बार काम दिखना चाहिए। बतूल, अगर आप मुझे इजाजत दें, सिर्फ मुख्तसर सा मैं कमेंट ले लूं एनबीसी का, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूं। एनबीसी क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ नसीम की बात की तस्हीह करना चाहता था। नसीम क्योंकि दूर बैठे हैं, उफ़क़ के उस पार, 7 समंदरों पार बैठे हुए हैं, कि नया नाज़माबाद प्राइवेट सोसाइटी है जिन्होंने ड्रेनेज बनाया ही नहीं, डूब गया। और अभी 2 साल पहले बना था ये नया नाज़माबाद। डीएचए गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। डीएचए अपनी सोसाइटी है जो अपने लोगों पे खुद ही लाठी चार्ज करवा देती है, उन पर मुकदमा भी करवा देती है। प्राइवेट सोसाइटी में सिर्फ एक सोसाइटी है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, जो बिल्कुल महफूज रही है और जिसको लोग पिक ठीक है। एनबीसी पॉइंट आ गया आपका। बतूल। हाँ ज़याब, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो पार्टीज़ मिल के कराची के अंदर कराची के मसले हल करना चाह रही हैं, वो कराची से बाहर
हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ये कदम उठाने जा रही हैं। तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इनका इत्तफ़ाक़ बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल राइवल्स हैं, इनका बड़ा तगड़ा वोट बैंक है जो कि मूव भी नहीं हुआ। फिर हम ये भी देखते हैं कि कराची का लोकल बॉडी सिस्टम कमज़ोर है। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अहदेदारान की तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि आप अगर $10 बिलियन हों तो हम कराची के मसले हल कर देंगे। फ़लाँ DHA के केस से जो प्ली बार्गेन हुई थी वो पैसे हमें दे दें, सिंध गवर्नमेंट को दे दें, हम अपना मसला खुद हल कर लेंगे। भाई जो आपने 12 साल गवर्नमेंट थी तब तो ऐसा कोई प्ली बार्गेन का पैसा नहीं था। तब तो आप अपनी मर्ज़ी से गैर फ़ाल करते थे, गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज़ और फ़ाल करते थे। तो जो लायंस शेयर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। लेकिन ये पार्टीज़ ट्रांसफॉर्म कराची को सिर्फ तब कर सकती हैं अगर ये प्रोविजनल और फेडरल लेवल पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी यूनानिमस रखें। अगर वो देखेंगे कि सूबे में एक दूसरे के साथ चलना है, सूबा बचाना है, कराची को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन फेडरल में गवर्नमेंट गिरानी है, जो कि छोटी जमातें पहली जो APC होने जा रही है उनसे नाराज़ है कि ये गवर्नमेंट गिराना विराना नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़े जलसे हों, प्रेशर हों। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की अपनी पोजीशन भी पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके अपने चेंज होते हुए नरेटिव्स की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि कराची के मसले को मज़ीद पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे कि जो ये प्लान दे रहे हैं, चाहे वो $160 बिलियन का हो, चाहे वो $10 बिलियन का हो, चाहे वो कोई 800 अरब की डिमांड हो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब मटीरियलाइज होता हुआ आखिर तो यही है कि अल्लाह करे। बट लेकिन आपने देखा कि PML, अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने दें कि हमने नून लीग की गवर्नमेंट में भी देखा कि जो प्रोजेक्ट थे फेडरल की तरफ से एतमाद ही नहीं किया जाता सिंध गवर्नमेंट पे। तो अगर वो एतमाद बनता है, पहली बात तो अभी तक बना नहीं, बनता है और बरकरार रहता है तो इंशाल्लाह तो पविस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। कल कराची वालों आपके लिए हो सकता है बहुत सी हों और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 सालों में वो जितनी भी तवक्कुआत हैं वो पूरी हुए। तो अभी लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे ट्यून्ड। ऑपोजिशन पार्टीज फैसले करेंगे, APC फैसले करें, जो भी हमारा कंसेंसस होगा हम उसी रास्ता को अपनाएंगे। आपस में जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीक़ेकार होगा वो हमें तय करना पड़ेगा, उस पर हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। जो बिलावल भुट्टो साहब का बयान आपको इसलिए सुनाया है कि जो APC मुनक्किद की गई है 20 सितंबर को, उसका वेन्यू है बिलावल हाउस और हम ये देख रहे हैं कि इसमें मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें शिरकत इख्तियार कर रही हैं और इस तरह से भरपूर तैयारी भी की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन NBC क्या तहरीक की क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ के बजाय पीपल्स पार्टी कर रही है, इसलिए वेन्यू बिलावल हाउस रखा गया? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने इशारा कर दिया था आपको और आपने भी उससे बात की थी कि कंधे पे हाथ मार के कहा था कि नौजवान क़यादत आगे आएगी। वो ख़ुद निकलना चाह रहे थे उस तहरीक से, जो मुफाहमाना पॉलिटिक्स है उनकी, जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स भी है। और मैं इसको इतना अहम नहीं समझ रहा कि बिलावल हाउस में हो रही है, कहीं भी हो सकती थी जहाँ गुंजाइश हो। ग़ालिबन शरीफ हाउस कोई नहीं है, इत्तफाक हाउस वहाँ कोई नहीं, शायद, मुझे नहीं पता, बतूल को मालूम होगा, मोना को, जनरल साहब को मालूम होगा। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कुछ चीज़ों पर इत्तफाक राय है बड़ी पार्टियों में, और वो इत्तफाक राय ये है कि कोई गैर आइनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बस बताता हूँ कि ये तय हो गया है बड़ी पार्टियों के दरमियान कि कोई गैर आइनी गैर दस्तूरी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाएगा। अगर किसी को ख्वाहिश है हटाने की इमरान खान को, तो वो इन हाउस कोशिश करे। और बिलावल ने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं तो लिहाजा आप लीड करें हाउस के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद। तो शहबाज शरीफ साहब उससे पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं अभी चलने दें, अभी चलने दें, 2 साल और इन्हें गुजारने दें। तो मेरे ख्याल कुछ नहीं है, मैंने कल भी कहा था कुछ नहीं होगा, जलसे जुलूस बिल्कुल होने चाहिए। ज़रा सा गर्म नज़र आए ना, ख़बरें भी अच्छी बने कि जलसा हुआ, वाह वाह क्या बात है, नारे वारे भी कुछ नए नारे आने चाहिए, थोड़ा तख्लीकी सलाहियत सामने आनी चाहिए। बहुत पुराने नारे हो गए, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, और नवाज शरीफ साडा शेर है और इमरान खान एक ही है। कोई नए नारे लेकर आएँ, नया मंशूर लेकर आएँ, अपनी पार्टियों में इंतखाबात कराएँ, अपनी पार्टियों में जमहूरी अमल बहाल। कोई आपको इतना चेयरमैन पीपल्स पार्टी लीड करते हुए आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा? जनरल साहब,
देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि शहबाज शरीफ के चूंकि उसकी सोच और उनकी जो पर्सनैलिटी है, तबीयत है, वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स वाली है नहीं, और ना ही वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स को प्रमोट करते रहे। मेरा ख्याल है वो भी समझते हैं कि ये उनके बस का बात नहीं। जब आपके बस की ये बात नहीं और आप समझें कि तहरीक लेके आगे चलनी है, तो फिर आपको नजर आता है कि आप लीड नहीं कर सकेंगे, तो नाकामी का सेहरा उनके सर चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने बड़ा पोलाइटली ये जवान कंधों का जिक्र कर दिया, और मेरा ख्याल उस पर वो कायम है। और अब पीपल्स पार्टी को ही लीड करना होगा, और जब लीड करना है तो फिर मेरा ख्याल है जहां उनके वसाइल सारे मौजूद हैं वहीं से ही मामला शुरू करना है। तो सिंध में बिलावल हाउस में वो कंफर्टेबल है, वहां वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे। लेकिन मैं एनबीसी से एग्री करता हूं कि गैर आईनी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्टिविटी होगी। जो कुछ किया जाएगा वो जल्द से जुलूस और नाराबाजी, एलामिये जारी किए जाएंगे। मकसद होगा कि इस हुकूमत को लगातार प्रेशर में रखा जाए। तो सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बिलावल साहब के ज़ेरे क़यादत ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मोना आनंद साहिबा, तमाम हमारे साथियों ने शहबाज साहब के हवाले से तो कोट किया कि जवान कंधों पे क़यादत उन्होंने डाली है, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब का भी मैं जो उनकी बात थी वो भी कोट करना चाहती हूँ। बिलावल साहब ने भी कहा था कि अब तो हमारे अपोजिशन लीडर कोविड से रिकवर कर गए हैं, तो अब हमारी क़यादत हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब करेंगे। यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेसिकली ओन किसी ने अभी भी नहीं की है। दोनों पहले आप की कश्मकश में उस वक्त तो नजर आए थे। और जो अभी तर्ज सियासत की बात हो रही है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत तो किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि नया नारा अभी प्रपोज कर रहे थे एनबीसी, तो नया नारा तो दिया था ना उनकी भतीजी ने, वोट को इज्जत दो, वो उन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। उन्होंने उनके वोट को खुद ही इज्जत नहीं दी और उनके नारे को भी उन्होंने फिर बैक बर्नर में डाल दिया। तो नया नारा तो कोई सामने नहीं आएगा, मुझे तवक्को नहीं है। हत्ता ये कि अभी जो बात हुई है कि कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना गैर आईनी नहीं है, वो तो पार्लियामानी तरीक़ेकार है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरी इत्तला और मेरी बहुत इंफीरियर इत्तला के मुताबिक ये भी डिसाइड हुआ है कि पार्लियामानी इक़दाम भी कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये पार्लियामानी तौर पर भी कोई हुकूमत को डिसमेंटल करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ ये कि एक प्रेशर रखा जाएगा, उनकी थोड़ी पॉजिटिव, उनको कंस्ट्रक्टिव का लफ्ज काफी दफा इस्तेमाल हुआ था, काफी जो मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के दरमियान कि तामीरी जो है वो हम अपोजिशन करेंगे। अब तामीरी का आप मतलब समझ जाएं, जो शहबाज साहब का तर्ज सियासत है वही तर्ज सियासत जरदारी साहब का भी है। बिलावल थोड़े से ज़ाहिर कंफ्यूज है, उनको करना वही पड़ता है, आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग वो करते वही है, वही वाला तर्ज सियासत, लेकिन उनकी बातों में एक अग्रेशन नजर आता है और आना भी चाहिए। सच्ची बात है, मतलब अपोजिशन लीडर अग्रेशन नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा। सिद्दीकी साहब, लीडरशिप इस बार बिलावल हाउस से। हेलो जी सिद्दीकी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, मामला ये है कि अगर तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से वेन्यू का इंतखाब किया जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून में ग्रुपिंग चल रही है, उसमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता कि 1H मॉडल टाउन में की जाए या जाती उमरा में की जाए। और अगर शहबाज शरीफ ने जवान क़यादत के हवाले ये स्कीम करनी थी, तो उनकी जो भतीजी है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, वो भी जवानी है, तो उन्होंने उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी नहीं डाली। तो इससे जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने इख्तलाफात भी चल रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, लाजमी बात है इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जो है वो अपना तमाम मफादात इकट्ठे हैं, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ 2005 में जो APC लंदन में हुई थी और जो यहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने काफ़ी हद तक मुफाहमत की थी। लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो आपने देख लिया कि जरदारी साहब ने मरी में कहा कि वो जो मुआहदा था ये कोई आसमानी ज़ईफ़ा नहीं थे, या शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा आसिफ अली जरदारी को और उनका पेट फाड़ के जो लूटे हुए पैसे हैं वो निकालूंगा। मुझे उम्मीद है कि बिलावल हाउस जाने से पहले उन्होंने मैसेज ज़रूर जरदारी साहब को भेजा होगा कि ना मैं आपका पेट फाड़ने आ रहा हूँ, ना पैसे निकालने आ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे मफाहमत के लिए आ रहा हूँ, ताकि हम अपने मफादात की जंग जो है वो लड़ सकें और इस हुकूमत को गिरा सकें। लेकिन इस हुकूमत को गिराने का तो इनके पास कोई इस वक्त ऐसा सिलसिला नहीं, लेकिन जैसे NBC ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती रहनी चाहिए, जलसे जुलूस होते रहने चाहिए, ये जमहूरियत का हुस्न है। और अपोजिशन जो है वो एक टफ टाइम थोड़ा सा हुकूमत ने वक्त की तरफ से भी, बिलावल साहब की तरफ से भी कोई क़यादत नहीं है, मतलब ये क्लियर है। जी, बतूल जी, जी।
अगर ये कहा जाए कि लीड कौन करेगा तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जाविया ये कि लीड तो मौलाना फजल रहमान करना चाहते हैं, दिल तो सबसे ज़्यादा उनका चाहता है कि लीड करने से गिरा दे इस गवर्नमेंट को। अकरम दुरानी साहब ने भी बड़ी वलवला अंगेज़ तरीके से इस हवाले से बात की थी, लेकिन ऐसा ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर होना होता तो मार्च में ये जमातें इनका साथ दे देती। रही बात कि PMLN लीड कर सकती है या नहीं कर सकती, वो लीड करने की पोजीशन में ही नहीं है। मरीम नवाज़ नैब जाती हैं, शहबाज शरीफ खामोश होते हैं, शहबाज शरीफ कराची जाते हैं, मरीम नवाज़ गायब हो जाती हैं, तो वो तो अपनी पार्टी के मामलात में बज़ाहिर साथ नहीं नज़र आते। मेरी PMLN के रहनुमाओं से कुछ हफ्ते पहले तक बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी मुहर्रम के बाद जो APC होगी उसमें शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, लेकिन अगर अब तक इनका कोई यूनानिमस या इकट्ठा बयान सामने नहीं आता, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ का बयान ही आगे लेके जा रही हैं और शहबाज शरीफ इतना ज़्यादा रिकनसाइल करना चाह रहे हैं कि वो खुद ही उनकी अपनी शख्सियत, उनकी सियासत गायब होती हुई दिखाई दे रही है। इतनी मफाहमत के PMLN की पॉलिटिक्स न्यूट्रलाइज तो नहीं, खैर डिफ्यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो PMLN तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीड करेगी, ना गिरा सकती है ना जल्द से कर सकती है। दे आर नॉट इवन क्लियर अबाउट द फैक्ट कि उन्होंने करना क्या। बाकी जो इसकी सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस देखें अगर बिलावल हाउस में हो रही है, तो हाँ लगता तो ये कि शायद वो लीड करना चाह रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी उनकी पार्टी को जो चैलेंजेस हैं इस वक्त कराची में, तो बट दे आर नॉट गोइंग टू डैमेज दिस गवर्नमेंट, कि वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन APC को बख्शा दवा मौलाना साहब ने था। वेन्यू बिलावल हाउस है। अल्लाह हाफिज।